नमस्कार, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी अगर जुड़े होंगे तो पिछले वीडियो में मैं बताया था हिंदी भाषा के बारे में। ये सीरीज जो चल रही है इसमें ध्वनि व्यवस्था अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? ध्वनि व्यवस्था में हम लोग स्वर पढ़ चुके थे, पूरा व्यंजन भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अयोगवाह के बारे में। ठीक है ना, कि अयोगवाह होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं अयोगवाह। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी पिछला वाला वीडियो देखे होंगे। अगर जो पिछला वीडियो न देखे हों तो वो जा करके एक बार जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप पिछला वाला वीडियो देखेंगे उसके बाद ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जब हम लोग पढ़ते क्या है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा या कोई भी भाषा जो है, तो उसको पढ़ने के लिए या फिर उसको समझने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें कुछ जैसे मान लीजिए अगर आप घर बनाएंगे तो घर बनाने के लिए हमको कुछ भी सामान जो होते हैं, 3-4 सामान जो मुख्य आवश्यक है, अगर उसके बिना आप घर नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसे ही अगर हिंदी भाषा कोई भी भाषा जैसे है, तो अगर हम उसको बनाते हैं, ठीक है, अगर उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में पढ़ते लिखते हैं, तो उसका भी एक व्यवस्था होगा। ठीक है ना, वो एक व्यवस्था से चलती है। ऐसे नहीं कि रैंडम कोई भी चीज़ आ गया और उसको हम करते हैं। तो इसमें क्या क्या रहता है? एक ध्वनि व्यवस्था रहता है, शब्द व्यवस्था रहता है, यानी उनकी एक अपनी ध्वनि होती है। हर भाषा की अपना एक शब्द होता है, हर भाषा का शब्द होता है। ठीक ना, बिना शब्द के तो कोई भाषा होगी नहीं, बिना ध्वनि की कोई भाषा होगी नहीं। और उनका एक विशेष व्याकरण संरचना होता है जो कि अन्य से अलग रहता है, और लिपि और वर्तनी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे ध्वनि व्यवस्था। ध्वनि व्यवस्था में हम लोग स्वर को पढ़ चुके थे और व्यंजन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग पिछला वाला वीडियो में आप लोग से आशा करूंगा कि आप लोग जरूर देख लें। जो न देखे हुए, जो देख चुके हैं वो तो ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या है? अयोगवाह है। अयोगवाह देखिए क्या होता है कि अयोगवाह के बारे में जब इसमें बात करते हैं हम, तो अयोगवाह को हम 3 रूप में पढ़ेंगे। यानी एक अनुस्वार होता है, एक अनुनासिक होता है और एक विसर्ग होता है। ठीक है, देखिए अयोगवाह जो होता है, अयोगवाह की गिनती अगर हम करते हैं तो 2 ही रूप में लेते हैं इसको। यानी अयोगवाह सिर्फ हम 2 ही लेते हैं। एक अनुस्वार और अनुनासिक की जब हम गणना करते हैं या फिर इसको जब लेते हैं तो एक ही लेते हैं। इसको 2 हम लोग नहीं गिनते हैं, क्योंकि इसका इन दोनों का उपयोग जो होता है लगभग सेम ही रहता है। बस थोड़ा सा ये बिंदी और इस बिंदी का फर्क रहता है इसमें। ठीक है, इसलिए जो इसके विद्वान हैं उन्होंने इसको दोनों को मिला करके एक ही माना है। ठीक है, और अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन जो मत सर्वप्रचलित है वो यही है कि इन दोनों को मिला करके एक ही माना जाता है। और एक होता है विसर्ग। तो विसर्ग इसमें देख लेते हैं, फिर अनुस्वार और अनुनासिक देखेंगे। विसर्ग क्या होता है? एक कॉलन। कॉलन क्या होता है? ऐसे आप लोग जब कभी पढ़े होंगे तो ऐसा चिन्ह हमको कहीं दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं अ त, इसके बाद ये वाला बिंदी लगा रहता है, यानी अतः। और जब हम लोग पढ़ते हैं हल, तो हलह। यानी इसका जो ये जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, ठीक है, इसका जो प्रतीक है ये वाला प्रतीक लगता है यहाँ। जैसे ये जहाँ भी आपको प्रतीक मिलेगा वो समझ लीजिएगा वो विसर्ग है। ठीक है, और विसर्ग है यानी वो अयोगवाह है। अयोगवाह रहेगा तभी तो विसर्ग रहेगा। और इसको पढ़ते क्या है? इसको हम कॉलन पढ़ते हैं। ठीक है, इसके जैसे रहता है। और इसको यहाँ पर यच लिखा हुआ है, यानी ह के रूप में उसको हम उच्चारण करते हैं, जिसका उपयोग केवल संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। ज़्यादातर संस्कृत में ही इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये हल भी जो दिया गया हल, ये भी संस्कृत का शब्द है, अतः भी संस्कृत का शब्द है। यानी कुछ हिंदी में, क्योंकि हिंदी जो है संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, यानी संस्कृत से मिलकर के बना, मतलब बाद में बना हुआ उसी का एक रूप है। ठीक है, तो जो संस्कृत से जो भाषा बनी हुई है या जो संस्कृत से संबंधित भाषाएं हैं, तो उसमें इसका प्रयोग हम लोग पाते हैं। ठीक है, अब इसमें अयोगवाह में एक विसर्ग हो गया। विसर्ग आप लोग समझ गए। जैसे हम एक और लेकर के चलते हैं कि इसमें एक क्या हो सकता है? दुख। ये दुख हो गया ना, तो यहाँ पर ह ये लगाओ, दुख। इसको हम जब पढ़ते हैं तो अंदर से ह की हमको मतलब एहसास होता है कि ह लिखा हुआ है। सुख जो लिखा है, सुह, यानी सु भर नहीं बोलना है, सुख।
सुह, अंदर ह आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका उच्चारण जो रहता है इस तरीके से होता है। अब अनुस्वार और अनुनासिक का हम लोग देख लेते हैं कि अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है। तो अनुस्वार के लिए हम लोग एक नई स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पर इसको देखेंगे अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है, ठीक है। तो एक एक करके इसको हम पहले देखेंगे। देखिए, एक सेकेंड। अनुस्वार, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे अनुस्वार के बारे में इस वाले स्लाइड में, और फिर नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम लोग अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे। अनुस्वार जो होता है ये स्वर के बाद आता है, ठीक है। आप लोग जैसे इसमें देख भी रहे होंगे अनुस्वार, अनु का मतलब होता है बाद, अनु का मतलब होता है, अनु का मतलब बाद, और स्वर जो यहाँ पर अनुस्वार लिखा है लेकिन ये स्वर रहता है अनुस्वर। तो अनुस्वर का मतलब स्वर जो है तो ये स्वर से संबंधित है, यानी स्वर के बाद हम लोग इसका उपयोग करते हैं। हिंदी भाषा में इन दोनों को एक ही गिना जाता है, अनुस्वार और अनुनासिक को, लेकिन जो अनुस्वार है ये स्वर के बाद आता है। जैसे हम उदाहरण के लिए लेकर के अगर चलेंगे तो अच्छी तरीके से हम लोग इसको समझ सकेंगे। अनुस्वार यहीं पर हम ले लेते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक दोनों को एक ही स्लाइड में लेते हैं, जिससे हम लोग आसानी से इसको देख सकेंगे, क्योंकि इन दोनों में कंपेयर बहुत थोड़ा सा ही है, लेकिन कई लोगों को इसको समझने में बहुत समस्या होती है। तो हम लोग इसको एकदम आसानी से समझ लेंगे कि कैसे अनुस्वार को हम लोग पहचानें और कैसे अनुनासिक को पहचानें, ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक ये हो गया। अब अनुस्वार की जो विशेषता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी अनुस्वार जो होता है, तो पहले तो ये क्या है, स्वर के बाद आता है, सॉरी ये क्या होता है, ये स्वर के बाद, अनुस्वार जो होता है स्वर के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। और अनुनासिक जो होता है, तो अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक जो होता है तो ये स्वर के साथ उपयोग किया जाता है अनुनासिक, यानी इसको हम स्वर के बाद नहीं करते, इसको हम क्या करते हैं, स्वर के साथ इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या रहता है अनुस्वार में, इसमें हम सिर्फ नाक से ध्वनि निकलती है, ठीक है, यानी नाक से उच्चारण हम लोग करते हैं अनुस्वार में। लेकिन अनुनासिक में क्या होता है, अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होता है, यानी दोनों की क्रियाएं होती है, नाक और मुंह, मुख या मुंह आप कह सकते हैं, जो भी है। तो उससे हम लोग इसका उच्चारण करते हैं, यानी उसकी क्रिया इन दोनों में होती है। हम लोग एक उदाहरण लेकर के समझते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसके माध्यम से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक ही शब्द है लेकिन उसके दो अर्थ है। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें सिर्फ बिंदी होती है, ठीक है, इसमें सिर्फ बिंदी होती है, और इसमें चंद्र बिंदी होती है। क्या होती है, चंद्र बिंदी, जैसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे एक अच्छा उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, तो उदाहरण क्या होता है कि उदाहरण से हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, एक हो गया हस, ठीक ना, इसका कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि हस क्या हस तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर हंसना करेंगे तो एक वो चल जाएगा, लेकिन हंस भर करें तो वो ठीक नहीं है। तो देखिए, अब हंस, ये क्या हो गया, हंस हो गया, और यह हंस ये वाला लगता है, ठीक ना, हंस, जैसे बोल रहा है वह हंस रहा है, तो ये वाला प्रयोग किया जाता है। इसमें नाक और मुंह दोनों का उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है सिर्फ यहाँ पर हंस, हंस और हंस और हंस में यही दो फर्क है। यानी कोई बोल दिया कि वह हंस रहा है, ठीक है, और वो हंस रहा है, यानी वो हंस रहा है और वो हंस रहा है, तो ये दो अलग अलग हो गए। इनमें एकदम आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए और ले लेंगे तो गंगा हो गया, इसके लिए हम गंगा का उपयोग करते हैं, ठीक ना। और आप कर लेंगे खंभा भी हो गया, जितने भी माँ वाले आते हैं, खंभा, तो इस तरीके से इसमें प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो रहता है, इसमें चंद्र बिंदी वाले ही प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। तो इस ये वाला जो वीडियो रहा ये अनुस्वार और अनुनासिक से है। इसमें क्या था,
हम लोग एक बार देख लेते हैं अयोगवाह। सबसे पहले तो आप लोग को ये ध्वनि व्यवस्था के बारे में, जैसे जो पिछले वीडियो को देखा होगा आप लोग जरूर देख लीजिएगा। स्वर की संख्या हम लोग जब ध्वनि व्यवस्था पढ़ रहे थे तो बताया था इसमें 59 होता है, ठीक ना। स्वर जो होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 45 होती है, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप लोग देख लीजिएगा 45 कैसे होता है। कुछ 45 भी होता है किसी किसी विचारक के अनुसार, किसी का 32, 33, 35 भी होता है। तो सबका अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से हैं। तो जो 45 है तो 45 किस तरीके से या फिर किस तरीके से हम लोग उसका अध्ययन करते हैं तब वो आता है। तो वो 45 जो है तो उसको ही हम लोग इसमें गिनती करते हैं, ठीक है। और अयोगवाह जो दिया गया है, अयोगवाह हम लोग कितने पढ़े, 2, यानी इन सबको मिला करके हमारा कितना हो जाता है यहाँ पर 59 जो है, तो वो ध्वनि व्यवस्था है, ठीक है। आप लोग क्या है कि इसका जब ये पढ़ लेते हैं तो इसके रिवीजन के लिए आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर एमसीक्यू होगा। और यहाँ पर भी कम्युनिटी टैब में भी आपको एमसीक्यू इसका मिल जाएगा। तो आप लोग उसको दे करके अपना अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा तो उसमें मैं आपको आगे जो रहेगा तो उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, हिंदी की शब्द व्यवस्था। अब हम लोग जब जैसे पढ़े थे, आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। अगले वीडियो में क्या पढ़ा जाएगा, हम लोग ये ध्वनि व्यवस्था इतना ही है, ठीक है। ध्वनि व्यवस्था में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर ध्वनि व्यवस्था जो था ये 3 ही है, तो ध्वनि व्यवस्था यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो शब्द व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शब्द व्यवस्था कौन से होते हैं, शब्द व्यवस्था कितने होते हैं, उसमें कुछ कमियाँ भी हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, उसमें क्या समस्याएँ आती हैं, और उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी है हर चीज़ उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। और कमेंट कर आप बताइए कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, इसमें अगर कुछ सुधार करना होगा तो इसको सुधार किया जाएगा। चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।